तो भाई जानते हैं विवेचनात्मक सिद्धांत के बारे में, जिसमें एडार्नो और जुर्गेन हैबरमास का विशेष योगदान हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं हम जुर्गेन हैबरमास के बारे में। जुर्गेन हैबरमास ने विवेचनात्मक सिद्धांत के बारे में जो कही है, उसको जानने से पहले हम जुर्गेन हैबरमास के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानते हैं कि जुर्गेन हैबरमास जो थे वो जर्मनी के थे और इनका जन्म 18 जून 1929 को हुआ था। किशोरावस्था में इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखा था, द्वितीय विश्व युद्ध को देखा था, विभीषिका को देखा था, जिसके बाद जर्मनी में शांति आई थी और जर्मनी ने राहत की सांस ली थी। कठोर परिश्रम करते हुए इन्होंने अपना अध्ययन कार्य जारी रखा और 1954 में ये बोन विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। बाद में ये 1956 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबद्ध हो गए, जुड़ गए और वहां एडार्नो के शिष्य बन गए। कुछ समय बाद वहां मैक्स होर्खीमेर वहां के डायरेक्टर थे, तो उनसे वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल को छोड़ दिया और फ्रैंकफर्ट स्कूल छोड़ने के बाद 1964 में ये फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और इनकी पुस्तकें जो है वो जर्मन भाषा में है। बाद में इनकी पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो इनकी पुस्तकें देखें तो इनकी पुस्तकों में प्रमुख पुस्तकें हैं द लॉजिक ऑफ स्कूल साइंस, पहली पुस्तक है। और भी पुस्तकें हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, ये पुस्तक है। नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट नाम से भी पुस्तक लिखी। कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी नाम से भी पुस्तक लिखी है। और साथ में पोस्ट मेटाफिजिकल थ्योरी के बारे में इन्होंने विस्तार से इन पुस्तकों में लिखा है। तो इनकी जो पुस्तकें हैं वो जर्मन भाषा में है, बाद में इन पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो ये थे जुर्गेनबर्ग। अब देखते हैं कि जुर्गेनबर्ग ने विवेचनात्मक सिद्धांत के बारे में क्या योगदान दिया है। हैबरमास ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है और उनके पुस्तकों को अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि उसमें कुछ प्रश्न अंतर्निहित हैं, उन प्रश्नों का हैबरमास ने बार बार उपयोग किया है, जिससे यह पता चलता है कि हैबरमास उन प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहते थे। इन प्रश्नों में हम देखें तो पहला कि किस प्रकार सामाजिक सिद्धांत से ऐसे विचारों को विकसित किया जाए जिससे कि कार्ल मार्क्स द्वारा जो मनुष्य की मुक्ति का साधन, मनुष्य की मुक्ति की जो समस्या है, उसको खोजा जा सके। दूसरे प्रश्नों में देखें तो मार्क्स के पूंजीवादी समाजों की प्रकृति के विषय में जो विचार है उसमें कौन सी अनुभविक कमियां हैं। तीसरा, वेबर के द्वारा ऐतिहासिक विधि से विवेकीकरण का जो विश्लेषण पेश किया गया है उसका मुकाबला किस ढंग से किया जाए, कैसे विचार रखे जाएं। और चौथा कि लुकाक्स, होर्खीमेर और एडार्नो ने जो व्यक्तिनिष्ठ चेतना और व्यक्तिनिष्ठता का जो मुद्दा उठाया है उसे किस प्रकार छुटकारा प्राप्त किया जाए। तो इन प्रश्न उनकी पुस्तकों में अंतर्निहित मिलते हैं और जो हैबरमास है वो विवेचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत इन्हीं प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं और मार्क्स के सिद्धांत की जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास इसके अंतर्गत वो करना चाहते हैं। हैबरमास अपने विवेचनात्मक सिद्धांत के माध्यम से इन प्रश्नों का हल ढूंढना चाहते थे तथा उसका उत्तर देना चाहते थे जिससे जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। हैबरमास का कहना था कि बार बार शोषण और दमन की आलोचना करना निरर्थक है। उन्होंने पहला तर्क यह प्रस्तुत किया कि कोई भी विवेचना तभी सार्थक सिद्ध होगी जब इस बात की खोज की जाए कि समाज में जो पूंजीवादी व्यवस्था है वे किन शक्तियों से बंधे हुए हैं। उनका स्पष्ट कहना था कि पूंजीवादी जिन शक्तियों के द्वारा बंधे हुए हैं, समाज में पूंजीवाद को बनाए रखने वाली जो शक्तियां हैं, उन पर जब तक आक्रमण नहीं किया जाएगा तब तक शोषण, अत्याचार, दमन, इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी
इनसे मुक्ति पाने के लिए पूंजीवाद को आधार देने वाली ताकतों पर आक्रमण करना होगा। हैबरमास का दूसरा तर्क यह था कि हमें सैद्धांतिक दृष्टि से यह देखना चाहिए कि कौन से कारक समाज को गति प्रदान कर रही है, या ऐसे ताकतों को पहचान करनी चाहिए जो हमारे समाज को गति प्रदान कर रही है। हैबरमास द्वारा जो विवेचनात्मक सिद्धांत दिया गया है वो उनकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन जो 1981 में लिखा है, जो 2 भाग में है। इसमें विस्तार से उन्होंने विवेचनात्मक सिद्धांतीकरण के बारे में लिखा है। उनका जो लेखन है वो अत्यधिक जटिल है और बिखरा हुआ है, और इसका कारण यह है कि हैबरमास ने अलग अलग पुस्तकों में अपने विवेचनात्मक सिद्धांतीकरण का को उल्लेख किया है। इसको सरल रूप से बनाने के लिए हम उनके विवेचनात्मक सिद्धांतीकरण के विषयों को 3 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें पहला सार्वजनिक क्षेत्र का विश्लेषण, दूसरा विज्ञानों की विवेचना, और तीसरा समाज में वैधिकरण का संकट। तो बारी बारी से हम देखते हैं कि इन विषयों के अंतर्गत कैसे उन्होंने विवेचनात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं इन विषयों में। पहला विषय सार्वजनिक क्षेत्र का विश्लेषण। हैबरमास ने सार्वजनिक क्षेत्र का विश्लेषण किया है और इसको उन्होंने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर में जगह दी है, जिसमें वो बताना चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ संगठन बनने चाहिए। यानी सार्वजनिक क्षेत्र से उनका तात्पर्य है कि एक ऐसा स्थान निर्मित किया जाना चाहिए जहां पास लोग इकट्ठे हों, एकत्रित हों और अपनी जनजीवन से जुड़ी हुई समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद व बहस करते हैं। और इस प्रकार से वह एक जनता की सभा होनी चाहिए जिसमें लोग खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में बातें करें और एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचकर उसके लिए प्रयास प्रारंभ करनी चाहिए कि वो समस्या किस प्रकार से समाप्त हो। तो सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य यहाँ एक ऐसे स्थल से है जहां पास सारे व्यक्ति एकत्रित हों और एकत्रित होकर अपनी दिनचर्या से संबंधित समस्याओं के बारे में वो बातें करें और वहां से एक जन चेतना का संचार हो और वहां से उसका हल निकलकर बाहर आए। हैबरमास ने 18वीं सदी में हैबरमास ने बताया, लिखा है कि 18वीं सदी में यूरोप में बहुत सारे ऐसे स्थल बने जैसे कॉफी हाउस है, समाचार पत्र है, क्लब है, जिसमें लोग आकर अपने अपने विचार समस्याओं के बारे में रखते थे। और उसी के कारण यूरोप में सामंतवादी जो व्यवस्था पनपी हुई थी, उस सामंतवादी व्यवस्था के से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा और वहां सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो गया, सामंतवादी व्यवस्था वहां से समाप्त हो गया, व्यक्ति को सामंतवाद के अत्याचार और शोषण से मुक्ति मिली। हैबरमास का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बहस होने के कारण सामंतवाद का पतन हुआ और पूंजीवाद का विकास हुआ। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ राज्य की शक्तियां भी बढ़ी और विवेकीकरण भी आया, जो दूसरा अधिकारी तंत्र भी विकसित हुआ। तो हैबरमास इस अवस्था की विवेचना ने हैबरमास को एक उच्च कोटि का समाजशास्त्री बना दिया, सिद्धांतवेत्ता बना दिया। हैबरमास का मानना था कि सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजीवादी समाज में पतन हुआ, यानी पूंजीवादी समाज में सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो समाप्त हो गए हैं। तो पूंजीवादी समाज में पूंजीवादी व्यवस्था जो जनता का शोषण कर रही है से मुक्ति पाने के लिए पुनः एक बार फिर से ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना चाहिए। ऐसे समस्याओं को समाधान खोजने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र जो थे उनको फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए।
तो सार्वजनिक क्षेत्र के विश्लेषण से यही संबंध है कि ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र बनाया जाना चाहिए जहां लोग आकर अपनी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करें और उसके माध्यम से अपनी समस्याओं का हल करें। इससे तो सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई, पूंजीवादी व्यवस्था पनप गई। तो पुनः पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए ऐसी व्यवस्था को पुनः फिर से सूत्रपात करना चाहिए, पुनर्गठित करना चाहिए। हैबरमास ने दूसरा विषय बताया। दूसरा विषय में उन्होंने विज्ञान की विवेचना को स्थान दिया है, यानी विज्ञान की विवेचना, और इसको उन्होंने अपनी पुस्तक द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस में रखा है। इसके अंतर्गत विज्ञान की विवेचना के अंतर्गत वो बताना चाहते हैं कि एक वो ढांचा तैयार करना चाहते हैं, इस विवेचनात्मक सिद्धांत के माध्यम से एक ढांचा तैयार करना चाहते हैं। और ये जो विज्ञान है वो एक प्रकार का ज्ञान ही है, और उसका उद्देश्य जो है वो मानव मस्तिष्क के जुड़े हुए विशेष प्रकार के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करना है। हैबरमास इस विज्ञान को ज्ञान ही समझते हैं, ज्ञान ही मानते हैं, और इसको उन्होंने ज्ञान को 3 भागों में बांटा है। भाई विज्ञान का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान का उद्देश्य है, मतलब है ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है मनुष्य अपने जीवन की विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करे। तो ज्ञान को 3 भागों में उन्होंने बांटा है। पहला अनुभाविक ज्ञान, दूसरा ऐतिहासिक ज्ञान, और तीसरा विवेचनात्मक ज्ञान। तो पहला है अनुभाविक ज्ञान। अनुभाविक ज्ञान का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने अनुभव से इस भौतिक दुनिया के बारे में विविध जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा है ऐतिहासिक ज्ञान। तो ऐतिहासिक ज्ञान का उद्देश्य ऐतिहासिक ग्रंथों के व्याख्या के आधार पर समाज को समझना है। और तीसरा है विवेचनात्मक ज्ञान। तो विवेचनात्मक ज्ञान से तात्पर्य मनुष्य पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के प्रभावों से है, विभिन्न प्रकार के दबावों से है। और हैबरमास के अनुसार माने तो इन प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ हितों की पूर्ति करना आवश्यक है। मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ हितों की पूर्ति करना उसको आवश्यक है। और उन्होंने हितों को भी 3 भागों में बांटा है, 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला तकनीकी हित, दूसरा व्यवहारिक हित, और तीसरा उद्धारक हित। तो आइए देखते हैं क्या होता है तकनीकी हित। मनुष्य अपने तकनीकी हित का मतलब है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए पर्यावरण पर तकनीकी नियंत्रण स्थापित करना होगा ताकि वह अपने हिसाब से काम कर सके, पर्यावरण को जीत सके। दूसरा व्यवहारिक हित से तात्पर्य है कि मनुष्य अपने चारों ओर की और जो अतीत की दशाएं हैं उसको समझ सके अपने व्यवहार के हिसाब से। और उद्धारक हित से तात्पर्य है कि मनुष्य का उद्धार, उसका शोषण, अत्याचार और अन्याय से वह मुक्ति पा सके, ये उद्धारक हित है। तो ज्ञान के माध्यम से इन हितों की पूर्ति कर सकता है, और इन हितों की पूर्ति करने के लिए कुछ साधन भी उसे चाहिए। तो हैबरमास ने 3 साधन भी बताए हैं। पहला साधन है क्रियाकलाप, दूसरा भाषा, और तीसरा प्राधिकार। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप का तात्पर्य है मनुष्य को अनुभव और विश्लेषण के माध्यम से अनुभाविक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य को अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, इसके माध्यम से विवेचना के माध्यम से, और अनुभाविक ज्ञान प्राप्त करें। दूसरा है भाषा। तो भाषा के माध्यम से ऐतिहासिक ज्ञान की व्याख्या करके वह समाज के विषय में अपने समझ को विकसित कर सकता है। और तीसरा है तो प्राधिकार। प्राधिकार का संबंध है कि ऐसे प्राधिकार से वो मुक्त हो जो उसको अन्याय, शोषण आदि से मुक्ति दिला सके। तो इस प्रकार से विज्ञानों की विवेचना हैबरमास ने दी है। विज्ञान एक प्रकार का ज्ञान ही होता है, और ज्ञान का तात्पर्य यहाँ उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। तो ज्ञान को 3 भागों में बांटा है, अनुभाविक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान, विवेचनात्मक ज्ञान। और इन ज्ञान का
जो कार्य होता है वो उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। उद्देश्य भी हित भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, तकनीकी हित, व्यवहारिक हित और उद्धारक हित। तो इन हितों की पूर्ति करने के लिए कुछ साधन भी चाहिए। तो साधन है क्रियाकलाप, भाषा और प्राधिकार। विवेचनात्मक सिद्धांत में हैबरमास ने संचार को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि संचार वह माध्यम है जिसके इस आधार पर हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, या संचार का माध्यम जो है विज्ञान। हमें इन प्रकार के ज्ञान होगा, अनुभविक ज्ञान होगा, ऐतिहासिक ज्ञान होगा, विवेचनात्मक ज्ञान होगा, तो हम संचार के माध्यम से उसको दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। हैबरमास यह भी कहता है कि शोषण, अन्याय और अत्याचार के पीछे ज्ञान और संचार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान एक विचारधारा है जिससे लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। जिन लोगों के पास अपार धन है वे सबसे पहले ज्ञान और प्रौद्योगिकी को खरीदते हैं और फिर इसका उपयोग गरीबों के शोषण करने के लिए करते हैं। तो हैबरमास विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पूंजीवादी समाज का नौकर मानते हैं, दास मानते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों का या मनुष्यों का उद्धार तभी हो सकता है जब वह विवेचनात्मक सिद्धांत के माध्यम से नया ज्ञान प्राप्त करे, लोगों में उसका संचार करे और पुनः वह सार्वजनिक क्षेत्र का तैयार करे, सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण करे और वहीं से पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों पर घात लगाया जा सकता है और ऐसे शोषण, अत्याचारों से मुक्ति पाया जा सकता है। हैबरमास ने तीसरा विषय रखा है और तीसरा विषय है समाज में वैधीकरण का संकट। हैबरमास अपने विवेचनात्मक सिद्धांत में ऐतिहासिक विश्लेषण को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने मार्क्स, वेबर, पेरेटो की भांति अपने सिद्धांत के निर्माण में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण नवीन दशाओं को स्थान दिया है। हैबरमास ने भी यूरोप के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण दशाओं का उल्लेख किया है। जैसे पहला है सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजीवादी युग में पतन हो गया, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजीवादी युग में पतन हुआ। दूसरा, पूंजीवादी युग में ही आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। और तीसरा कि पूंजीवादी युग में ही राज्यों के हितों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी और विज्ञान के नियंत्रण और प्रभुत्व में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से ये 3 लक्षण हैं जो वैधता के संकट को जन्म देता है और इसी कारण से हैबरमास ने पूंजीवादी समाज और प्रत्यक्षवादी विज्ञानों की कटु आलोचना की है। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है और उस पुस्तक का नाम है लेजिटमेंटेशन ऑफ क्राइसिस। उनका कहना है कि आज राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बहुत अधिक हो गया है और सबसे बड़ी तकनीकी समस्या को उन्होंने राजनीतिक समस्या बना दिया है। राजनीतिक समस्याओं को तकनीकी रंग दे दिया है। आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे को सार्वजनिक क्षेत्र से वो दूर कर दिया है और राज्य इन सभी समस्याओं और मुद्दों को तकनीकी समस्या मानता है। राज्य यह दृढ़ता से मानता है कि इन समस्याओं का निदान विश्लेषणात्मक या विवेकपूर्ण आधार पर किया जा सकता और ऐसी समस्याओं का समाधान केवल तकनीकी विशेषज्ञ व्यक्ति जो अधिकारी तंत्र में काम करते हैं उन्हीं लोग कर सकते हैं। आज राज्य यह मानने लगा है कि समस्या का समाधान तकनीकी ढंग से संभव है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आज के राज्य में समस्याओं का अराजनीतिकरण कर दिया गया है। हैबरमास के अनुसार प्रौद्योगिकी विकास की प्रक्रिया आज यूरोप में, अमेरिका में और एशिया के समाजों में तेजी से चल रहा है। तकनीकी चेतना इन समाजों में पूरी तरह से छाई हुई है।
हैबरमास के अनुसार माने तो पूंजीवादी समाज की तीन उपव्यवस्थाएं हो सकती हैं, आर्थिक उपव्यवस्था, राजनीतिक उपव्यवस्था और सांस्कृतिक उपव्यवस्था। तो इन उपव्यवस्थाओं में के सामने वैधता का संकट उत्पन्न हो गया है। कौन कौन सी वैधता का संकट? तो पहला आर्थिक वैधता का संकट, दूसरा वैधता का संकट, तीसरा विवेकीकरण का संकट और चौथा अभिप्रेरणा का संकट। तो देखते हैं पहला आर्थिक संकट कैसे है कि जब आर्थिक उपव्यवस्थाएं लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन ना कर पाए तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। विवेकीकरण संकट, जब समाज की राजनीतिक या प्रशासनिक उपव्यवस्था उचित या पर्याप्त निर्णय न ले पाए तो विवेकीकरण का संकट आ जाएगा। अभिप्रेरणात्मक संकट, जब सांस्कृतिक उपव्यवस्था ऐसे प्रतीकों को जन्म दे जिससे लोग प्रतिबद्ध होकर नए कार्य ना कर सके तो अभिप्रेरणा का संकट। और चौथा वैधता का संकट, जब समाज में पर्याप्त अभिप्रेरणा ना हो तब वैधता का संकट उत्पन्न हो सकता है। हैबरमास की वैधता के संकटों पर चर्चा करें तो कार्ल मार्क्स के संदर्भ में है। हैबरमास की दृष्टि में आर्थिक और विवेकीकरण से जुड़े हुए संकट सामान्यतः कम महत्वपूर्ण है। यह अभिप्रेरणा के संकट को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानती है क्योंकि अभिप्रेरणा के संकट ही वैधीकरण के संकट को जन्म देता है। तो निष्कर्षतः कह सकते हैं कि हैबरमास का विवेचनात्मक सिद्धांत बहुआयामी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भाषा को भी अपने सिद्धांत में विशेष महत्व दिया जाए। विज्ञान और ज्ञान पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की है, राज्य के संदर्भ में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है और उनके विचार बिखरे हुए हैं, उनको समझना बहुत ही कठिन है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो कार्ल मार्क्स का संगत सिद्धांत था उसी को आगे बढ़ाया है, उसमें संशोधन की बात कही है और उसको समाप्त करने के लिए उनकी पूंजीवाद के कारणों की जड़ों को खोजना चाहिए और उस पर आघात करना चाहिए, इस पर बल दिया